प्राचीन भारत केवल एक सभ्यता नहीं बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था का एक शक्तिशाली केंद्र था, और यह स्थिति किसी एक साम्राज्य या कालखंड तक सीमित नहीं थी बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य, गुप्त, चोल और बाद के दक्षिण भारतीय समुद्री राज्यों तक लगातार बनी रही। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि लगभग 2500 ईसा पूर्व की सिंधु सभ्यता में मानकीकृत वजन प्रणाली, सील, मुहरें, गोदाम, शहरी नियोजन और बंदरगाह संरचनाएं मौजूद थीं, जो संगठित व्यापार की ओर स्पष्ट संकेत देती हैं। लोथल जैसे स्थल पर मिला डॉकयार्ड इस बात का प्रमाण है कि समुद्री व्यापार केवल अस्तित्व में ही नहीं था बल्कि सुव्यवस्थित भी था। उस समय व्यापार केवल वस्तुओं के आदान प्रदान तक सीमित नहीं था बल्कि माप, गुणवत्ता और विश्वसनीयता की एक प्रणाली पर आधारित था, जिससे व्यापारी दूरस्थ क्षेत्रों में भी भरोसे के साथ लेन देन कर सकते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा नाम से जिस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, उसे अधिकांश इतिहासकार सिंधु क्षेत्र से जोड़ते हैं, और वहां से तांबा, मोती, कीमती पत्थर, लकड़ी और हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात के प्रमाण मिलते हैं। यह दर्शाता है कि भारत प्रारंभिक वैश्विक व्यापार नेटवर्क का हिस्सा था। समय के साथ जब वैदिक और उत्तर वैदिक काल आया, तो कृषि उत्पादन, पशुपालन और धातुकर्म के विकास ने आंतरिक अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, जिससे अधिशेष उत्पादन संभव हुआ और यही अधिशेष दूरस्थ व्यापार का आधार बना। मौर्य काल में राज्य ने सड़कों, सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्यापार, कर, आयात निर्यात, मापतौल और बाजार नियंत्रण के विस्तृत नियम मिलते हैं, जो यह दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था सुव्यवस्थित थी और राज्य उसकी निगरानी करता था। यह वह समय था जब भारत केवल उत्पादन केंद्र नहीं बल्कि वितरण नेटवर्क का भी मुख्य हिस्सा बन गया। उत्तर पश्चिम से मध्य एशिया और आगे भूमध्य सागर तक जाने वाले स्थलीय मार्गों और दक्षिण से समुद्री मार्गों ने भारतीय वस्तुओं को वैश्विक मांग से जोड़ा। गुप्त काल को अक्सर स्वर्ण युग कहा जाता है, और इसका एक कारण आर्थिक समृद्धि भी था। इस काल में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन, शिल्पकला, वस्त्र, धातु कार्य और शिक्षा केंद्रों का विकास यह दर्शाता है कि व्यापार और धन प्रवाह मजबूत थे। दक्षिण भारत में चोलों ने समुद्री व्यापार को नए स्तर पर पहुंचाया। उनके जहाज दक्षिण पूर्व एशिया तक नियमित रूप से जाते थे, और भारतीय व्यापारी वहां केवल सामान ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रभाव भी ले जाते थे। इस पूरी प्रक्रिया में भारत की भौगोलिक स्थिति निर्णायक रही। पूर्व और पश्चिम के बीच स्थित होने के कारण यह स्थल और समुद्री दोनों मार्गों का प्राकृतिक संगम था। मानसूनी हवाओं की समझ ने समुद्री यात्राओं को समयबद्ध और सुरक्षित बनाया, जिससे अरब, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ नियमित व्यापार संभव हुआ। भारतीय व्यापारी केवल कच्चा माल नहीं बेचते थे बल्कि उच्च मूल्य वाले तैयार उत्पाद जैसे सूती और रेशमी वस्त्र, मसाले, औषधीय पदार्थ, धातु उत्पाद और आभूषण निर्यात करते थे, जिनकी मांग दूर दूर तक थी। परिणामस्वरूप भारत में सोना और चांदी बड़ी मात्रा में आते थे, क्योंकि कई विदेशी क्षेत्रों के पास भारत को देने के लिए समान मूल्य की वस्तुएं सीमित थीं। रोमन लेखक प्लिनी ने शिकायत की थी कि भारत के साथ व्यापार के कारण रोम से सोना बाहर जा रहा है, जो उस समय भारत की आर्थिक ताकत को दर्शाता है। यह पूरी व्यवस्था आधुनिक बैंकिंग या कागजी मुद्रा के बिना चलती थी। भरोसा, प्रतिष्ठा, मानकीकृत वजन, धातु मुद्रा और संगठित व्यापारिक समुदाय इस व्यवस्था की रीढ़ थे। इसलिए प्राचीन भारत की व्यापारिक नींव केवल वस्तुओं की आवाजाही की कहानी नहीं बल्कि एक जटिल, सुव्यवस्थित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी अर्थव्यवस्था की कहानी है, जिसने सदियों तक विश्व व्यापार के संतुलन को प्रभावित किया और भारत को प्राचीन विश्व का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बना दिया। प्राचीन विश्व की अर्थव्यवस्था में यदि किसी वस्तु ने असाधारण मूल्य, वैश्विक मांग और दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव के कारण लगभग सोने के बराबर प्रतिष्ठा प्राप्त की, तो वह भारतीय मसाले थे, और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि ऐतिहासिक अभिलेखों,
रोमन लेखकों के विवरण पुरातात्विक साक्ष्यों और समुद्री व्यापार मार्गों के अध्ययन से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री, हल्दी और अदरक जैसे मसाले केवल स्वाद बढ़ाने वाली सामग्री नहीं थे, बल्कि भोजन संरक्षण, औषधीय उपयोग, सुगंध, धार्मिक अनुष्ठान और उच्च वर्ग की जीवन शैली का प्रतीक भी थे, जिससे उनका मूल्य अत्यंत बढ़ गया। विशेष रूप से काली मिर्च, जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, रोमन साम्राज्य में इतनी मूल्यवान थी कि कभी-कभी इसे कर, दहेज या विलासिता के सामान के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता था। रोमन इतिहासकार प्लिनी द एल्डर ने पहली शताब्दी ईस्वी में शिकायत की थी कि रोम से हर साल भारी मात्रा में सोना भारत, अरब और पूर्वी क्षेत्रों में चला जाता है, क्योंकि रोमवासी मसालों और विलासिता की वस्तुओं पर अत्यधिक धन खर्च कर रहे थे। यह उल्लेख इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारतीय मसालों की मांग इतनी अधिक थी कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में झुक गया था। उस समय यूरोप की ठंडी जलवायु में ताजे भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना कठिन था, और मसाले मांस और अन्य खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने, दुर्गंध कम करने और स्वाद सुधारने के लिए अनिवार्य माने जाते थे। इसलिए वे केवल विलासिता नहीं बल्कि व्यावहारिक आवश्यकता भी थे। आयुर्वेदिक परंपरा में अदरक, हल्दी, काली मिर्च और इलायची जैसे मसालों का उपयोग पाचन सुधारने, संक्रमण से बचाव, सूजन कम करने और शरीर की ऊर्जा संतुलित करने के लिए किया जाता था, और यही ज्ञान व्यापार के माध्यम से अन्य क्षेत्रों तक पहुंचा, जिससे उनकी औषधीय प्रतिष्ठा भी बढ़ी। दक्षिण भारत का मलाबार तट, विशेषकर वर्तमान केरल क्षेत्र, काली मिर्च और अन्य मसालों का प्रमुख उत्पादन केंद्र था, और यहाँ से मसाले अरब व्यापारियों के माध्यम से पश्चिम एशिया, मिस्र और आगे भूमध्य सागर तक पहुँचते थे। मानसूनी पवनों की वैज्ञानिक समझ ने भारतीय और अरब नाविकों को नियमित समुद्री यात्राएं करने में सक्षम बनाया, जिससे मसाला व्यापार मौसमी संयोग पर नहीं बल्कि योजनाबद्ध नौवहन पर आधारित हो गया। मसालों की ऊंची कीमत का एक कारण उनका सीमित भौगोलिक उत्पादन क्षेत्र भी था। कई मसाले विशेष जलवायु और मिट्टी में ही उगते थे, जिससे आपूर्ति सीमित और मांग व्यापक बनी रही। इसके अतिरिक्त मसालों का वजन कम लेकिन मूल्य अधिक होता था, जिससे लंबी दूरी के व्यापार में परिवहन लागत के अनुपात में लाभ बहुत अधिक था, और यही कारण है कि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आदर्श वस्तु बन गए। मध्यकाल से पहले ही भारतीय मसालों ने व्यापार मार्गों को आकार देना शुरू कर दिया था, और बाद में यही मसाले यूरोपीय समुद्री अन्वेषण के प्रमुख कारणों में से एक बने, क्योंकि यूरोपीय शक्तियां सीधे भारत और पूर्वी मसाला उत्पादक क्षेत्रों तक पहुंचना चाहती थीं ताकि बिचौलियों को हटाकर अधिक लाभ कमा सकें। प्राचीन काल में भी मसालों का व्यापार केवल आर्थिक लेन देन नहीं था बल्कि सांस्कृतिक संपर्क का माध्यम था। इनके साथ भोजन की परंपराएं, औषधीय ज्ञान और सुगंधित पदार्थों का उपयोग भी विभिन्न सभ्यताओं में फैलता गया। भारतीय व्यापारी केवल मसाले उगाने या बेचने तक सीमित नहीं थे, वे गुणवत्ता पहचान, सुखाने, संग्रहण और पैकिंग की तकनीकों में भी दक्ष थे, जिससे मसाले लंबी समुद्री यात्राओं के बाद भी उपयोग योग्य बने रहते थे। इस प्रकार मसाले एक ऐसी उच्च मूल्य वाली वैश्विक वस्तु बन गए जिसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क के केंद्र में स्थापित किया, विदेशी सोने और चांदी के प्रवाह को भारत की ओर मोड़ा और विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत किया। इसलिए जब कहा जाता है कि भारतीय मसाले सोने के बराबर थे, तो उसका अर्थ केवल उनकी ऊंची कीमत नहीं बल्कि उनका व्यापक आर्थिक प्रभाव, वैश्विक मांग, सीमित आपूर्ति, बहुउद्देशीय उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर उनके नियंत्रण से है, जिसने प्राचीन विश्व की आर्थिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। प्राचीन काल में भारत केवल समुद्री व्यापार का ही केंद्र नहीं था, बल्कि स्थलीय व्यापार मार्गों के विशाल जाल का भी एक प्रमुख नोड था, जिसे आज हम सामूहिक रूप से सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। हालांकि यह मार्ग केवल रेशम के लिए ही नहीं बल्कि मसाले, कीमती पत्थर, वस्त्र, धातुएं, औषधियाँ,
हाथीदांत ज्ञान, धर्म और सांस्कृतिक विचारों के आदान प्रदान का भी माध्यम था। यह नेटवर्क वास्तव में एक ही सड़क नहीं बल्कि सैकड़ों आपस में जुड़े मार्गों का समूह था, जो उत्तर पश्चिम भारत से होकर मध्य एशिया, फारस, मेसोपोटामिया और आगे भूमध्य सागर के बंदरगाहों तक पहुंचता था। भारत से निकलने वाले प्रमुख स्थलीय मार्ग तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मथुरा और उज्जैन जैसे प्राचीन शहरी एवं शैक्षणिक केंद्रों को जोड़ते हुए अफगानिस्तान के रास्ते बाख्त्रिया और सोगदियाना तक जाते थे, जहां से कारवां चीन, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया की ओर बढ़ते थे। इन मार्गों पर ऊंटों के कारवां, घोड़ों के जत्थे और बैलगाड़ियों का उपयोग होता था और हर चरण पर विश्राम स्थल, सराय, बाजार और कर चौकियां विकसित हो गई थीं, जो दर्शाती हैं कि यह व्यापार आकस्मिक नहीं बल्कि संगठित और संरक्षित था। भारतीय सूती वस्त्र, जिनकी महीन बुनाई और रंगाई तकनीक विश्व में अद्वितीय मानी जाती थी, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में अत्यधिक लोकप्रिय थे, जबकि भारत को बदले में उत्तम नस्ल के घोड़े, फारसी चांदी के बर्तन, लैपिस लाजुली जैसे कीमती पत्थर और मध्य एशियाई ऊन मिलती थी। बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों ने भी इन्हीं व्यापार मार्गों का उपयोग किया, जिससे धर्म और दर्शन का प्रसार व्यापार के साथ साथ हुआ। गांधार क्षेत्र में विकसित कला शैली इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां भारतीय, यूनानी और मध्य एशियाई प्रभाव एक साथ दिखाई देते हैं। यह दर्शाता है कि सिल्क रूट केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि विचारों, कला शैलियों, भाषाओं और तकनीकों का भी राजमार्ग था। मौर्य और बाद में कुषाण साम्राज्य ने इन मार्गों की सुरक्षा और कर व्यवस्था को व्यवस्थित किया, जिससे लंबी दूरी के व्यापार में स्थिरता आई और व्यापारी अपेक्षाकृत सुरक्षित वातावरण में यात्रा कर सके। कुषाण शासक कनिष्क के समय भारत, मध्य एशिया और चीन के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क विशेष रूप से बढ़ा और इसी काल में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद तथा उनका पूर्वी एशिया तक प्रसार तेज हुआ। स्थलीय मार्गों का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि वे भौगोलिक बाधाओं, रेगिस्तान, पर्वत, बर्फीले दर्रे से होकर गुजरते थे, इसलिए व्यापार मौसम पर निर्भर रहता था और कारवां सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध होते थे। फिर भी उच्च मूल्य वाली वस्तुएं जैसे रेशम, मसाले और रत्न इन कठिनाइयों के बावजूद ले जाए जाते थे क्योंकि लाभ अत्यधिक था। भारत की भौगोलिक स्थिति, जहां से उत्तर पश्चिम के दर्रों के माध्यम से मध्य एशिया तक पहुंच संभव थी, उसे पूर्व और पश्चिम के बीच सेतु बनाती थी। पुरातात्विक उत्खननों में रोमन सिक्कों, मध्य एशियाई आभूषणों और भारतीय मोतियों का विभिन्न स्थलों पर मिलना इस पारस्परिक व्यापार का ठोस प्रमाण देता है। इन मार्गों के माध्यम से गणित, खगोल ज्ञान, औषधीय परंपराएं और यहाँ तक कि कृषि फसलें भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचीं, जिससे वैश्विक इतिहास की दिशा प्रभावित हुई। इस प्रकार सिल्क रूट और उससे जुड़े स्थलीय व्यापार मार्गों ने भारत को केवल एक उत्पादक क्षेत्र नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और आर्थिक सेतु के रूप में स्थापित किया, जिसने एशिया और यूरोप के बीच संपर्क, समृद्धि और ज्ञान के प्रवाह को सदियों तक गति दी। और यही नेटवर्क प्राचीन विश्व की प्रारंभिक वैश्वीकरण प्रक्रिया का आधार बना। प्राचीन भारत का समुद्री व्यापार केवल वस्तुओं के आदान प्रदान तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक विशाल महासागरीय आर्थिक तंत्र का हिस्सा था जिसने एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक भारत की पहचान, समृद्धि और सांस्कृतिक प्रभाव को फैलाया। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही समुद्री गतिविधियों के प्रमाण मिलते हैं, जहां लोथल जैसे बंदरगाह शहर योजनाबद्ध गोदी, डॉकयार्ड के साथ विकसित किए गए थे, जो यह दर्शाता है कि समुद्री व्यापार कोई आकस्मिक गतिविधि नहीं बल्कि सुव्यवस्थित आर्थिक रणनीति थी। बाद के काल में भारत के पश्चिमी तट पर भरूच, भृगुकच्छ, लोथल, कालीकट, कोझिकोड, मुजिरिस, केरल और पूर्वी तट पर तमरलिप्ती, बंगाल, कावेरीपत्तनम, पुहार और अरिखमेडु जैसे बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र बने। इन बंदरगाहों से मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, सूती वस्त्र, रेशमी कपड़े, हाथीदांत, कीमती पत्थर, नील, इंडिगो और धातुएं निर्यात की जाती थीं, जबकि सोना,
चांदी, घोड़े, उत्तम शराब, कांच के बर्तन और कुछ विलासिता की वस्तुएं आयात होती थीं। भारतीय नाविकों की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि मानसूनी हवाओं की समझ थी। अरब सागर और हिंद महासागर में चलने वाली मौसमी हवाओं के चक्र को पहचानकर भारतीय और अरब नाविकों ने समुद्री यात्रा को तेज, सुरक्षित और पूर्वानुमान योग्य बनाया, जिससे लंबी दूरी का व्यापार नियमित रूप से संभव हुआ। यूनानी नाविक हिप्पालस का नाम अक्सर मानसून मार्गों की खोज से जोड़ा जाता है, परंतु भारतीय नाविक उससे पहले से इन हवाओं का उपयोग कर रहे थे, जिसके प्रमाण रोमन और यूनानी ग्रंथों में भी मिलते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक यूनानी ग्रंथ में भारतीय बंदरगाहों, व्यापारिक वस्तुओं और समुद्री मार्गों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो यह दिखाता है कि पहली शताब्दी ईस्वी तक भारत रोमन साम्राज्य का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार बन चुका था। रोमन सोने के सिक्कों की बड़ी मात्रा भारत में मिली है, जिससे स्पष्ट है कि भारत का व्यापार संतुलन अक्सर उसके पक्ष में रहता था, क्योंकि यूरोप भारतीय विलासिता की वस्तुओं के बदले सोना चुकाता था। दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य ने समुद्री शक्ति को और अधिक संगठित रूप दिया। चोल नौसेना ने दक्षिण पूर्व एशिया तक अभियान चलाए और व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की, जिससे श्रीविजय, इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत हुए। इस समुद्री नेटवर्क के माध्यम से केवल वस्तुएं ही नहीं, बल्कि विचार, धर्म, कला और तकनीक भी फैली। बौद्ध और हिंदू संस्कृति का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचना इसी समुद्री संपर्क का परिणाम था। भारतीय जहाज निर्माण तकनीक भी उन्नत थी। बड़े लकड़ी के जहाज बिना लोहे की कीलों के, रस्सों और लकड़ी के जोड़ से बनाए जाते थे, ताकि वे खारे पानी में जंग से सुरक्षित रहें और लहरों के झटकों को सह सकें। तटीय समाजों में व्यापारी संघ, गिल्ड्स सक्रिय थे, जो व्यापारियों को सुरक्षा, ऋण, बीमा जैसी सुविधाएं देते थे। यह दर्शाता है कि समुद्री अर्थव्यवस्था केवल साहसिक यात्राओं पर नहीं बल्कि संगठित वित्तीय ढांचे पर आधारित थी। बंदरगाह शहर बहुसांस्कृतिक केंद्र बन गए थे, जहां रोमन, अरब, फारसी और दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापारी रहते और व्यापार करते थे, जिससे शहरीकरण, शिल्प उद्योग और मुद्रा प्रवाह को बढ़ावा मिला। समुद्री व्यापार ने कृषि उत्पादन को भी प्रभावित किया, क्योंकि निर्यात योग्य फसलों जैसे मसाले और कपास की मांग बढ़ी, जिससे क्षेत्रीय विशेषीकरण विकसित हुआ। इस पूरी महासागरीय अर्थव्यवस्था का आधार ज्ञान, मौसम विज्ञान की समझ, नौवहन कौशल, जहाज निर्माण, व्यापारिक संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मांग का संतुलन था, जिसने भारत को प्राचीन विश्व की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक शक्तियों में से एक बना दिया। प्राचीन भारतीय व्यापार का वैश्विक प्रभाव इतना गहरा और व्यापक था कि उसने केवल वस्तुओं के आदान प्रदान तक सीमित न रहकर विश्व अर्थव्यवस्था की संरचना, उपभोग की आदतों, उत्पादन प्रणालियों, समुद्री मार्गों, सांस्कृतिक संपर्कों और यहाँ तक कि साम्राज्यों की आर्थिक नीतियों को भी प्रभावित किया। भारत प्राचीन काल में उत्पादन का केंद्र और विलासिता की वस्तुओं का स्रोत माना जाता था, जहां से मसाले, सूती और रेशमी वस्त्र, नील कीमती पत्थर, इस्पात, विशेष रूप से वुड स्टील, हाथी दांत, सुगंधित द्रव्य और औषधीय वनस्पतियां निर्यात होती थीं। इन वस्तुओं की वैश्विक मांग ने अंतर्महाद्वीपीय व्यापार मार्गों को स्थिर और सक्रिय बनाए रखा, जिससे एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच नियमित आर्थिक संपर्क स्थापित हुए। रोमन साम्राज्य के समय भारत के साथ व्यापार इतना अधिक था कि रोमन लेखकों ने चिंता व्यक्त की कि रोम का सोना भारत, चीन और अरब क्षेत्रों में बह रहा है। दक्षिण भारत और दक्कन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मिले रोमन स्वर्ण सिक्के इस आर्थिक प्रवाह के ठोस प्रमाण हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत केवल व्यापार में भागीदार नहीं था, बल्कि वह वैश्विक धन के पुनर्वितरण का एक प्रमुख केंद्र था, जहां विदेशी सोना भारतीय उत्पादों के बदले आता था और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता था। भारतीय सूती वस्त्रों की गुणवत्ता इतनी उच्च मानी जाती थी कि मिस्र की ममियों में भी भारतीय कपड़े पाए गए हैं, जो दर्शाता है कि भारतीय वस्त्र उद्योग का प्रभाव भूमध्य सागरीय दुनिया तक था।
मसालों की मांग ने समुद्री अन्वेषण को प्रेरित किया। बाद के मध्यकाल में यूरोपीय देशों द्वारा भारत पहुंचने के समुद्री मार्गों की खोज का मुख्य उद्देश्य भी मसालों और पूर्वी विलासिता की वस्तुओं तक सीधी पहुंच बनाना था, जिससे वैश्विक समुद्री व्यापार का नया युग शुरू हुआ। इस प्रकार प्राचीन भारतीय व्यापार ने अप्रत्यक्ष रूप से उस वैश्विक समुद्री प्रतिस्पर्धा की नींव रखी जिसने आगे चलकर औपनिवेशिक युग को जन्म दिया। सांस्कृतिक स्तर पर भी भारत का प्रभाव व्यापार के माध्यम से फैला। भारतीय अंक पद्धति, वस्त्र तकनीक, मसाला उपयोग, औषधीय ज्ञान और धार्मिक विचार दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और यहाँ तक कि भूमध्य सागर तक पहुँचे। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय लिपियों, मंदिर स्थापत्य और राजकीय उपाधियों का प्रभाव बताता है कि व्यापार केवल आर्थिक नहीं बल्कि सभ्यतागत संपर्क का माध्यम था। भारतीय इस्पात, विशेषकर वुड्स स्टील, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में हथियार निर्माण के लिए प्रसिद्ध था और दमिश्क स्टील की परंपरा पर इसका प्रभाव माना जाता है, जो दर्शाता है कि भारत तकनीकी नवाचारों का भी निर्यातक था। वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका उपभोक्ता बाजार से अधिक उत्पादन शक्ति की थी, जहां विविध जलवायु, कृषि संपन्नता और शिल्प कौशल ने विशेषीकृत उत्पादन को संभव बनाया। इससे अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन की प्रारंभिक रूपरेखा बनी, जिसमें अलग अलग क्षेत्र विशिष्ट वस्तुओं के लिए जाने जाने लगे। भारतीय व्यापारिक समुदायों जैसे तमिल, गुजराती और मलयाली व्यापारी ने विदेशों में स्थायी व्यापारिक नेटवर्क बनाए, जिससे प्रवासी व्यापार संस्कृति विकसित हुई और बहुक्षेत्रीय वित्तीय तंत्र उभरे। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय व्यापार ने स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक मांग से जोड़ा, जिससे उत्पादन, मूल्य और मुद्रा प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय कारकों से प्रभावित होने लगे। यह वैश्वीकरण की प्रारंभिक अवस्था थी। कुल मिलाकर प्राचीन भारतीय व्यापार ने विश्व अर्थव्यवस्था को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाई। उसने वैश्विक मांग को दिशा दी, समुद्री और स्थलीय मार्गों को सक्रिय रखा, अंतर्राष्ट्रीय धन प्रवाह को प्रभावित किया, तकनीकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया और विभिन्न सभ्यताओं को एक परस्पर जुड़े आर्थिक तंत्र में बांधने का काम किया, जो आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की ऐतिहासिक जड़ों को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत की वैश्विक व्यापारिक शक्ति का असली आधार उसके सुव्यवस्थित और अत्यंत उन्नत उत्पादन तंत्र में छिपा था, जिसने उसे केवल व्यापार करने वाला क्षेत्र नहीं बल्कि विश्व का एक भरोसेमंद औद्योगिक केंद्र बना दिया था। भारतीय उपमहाद्वीप की विविध जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों ने अलग अलग क्षेत्रों को विशिष्ट उत्पादन केंद्रों में बदल दिया था, जहां कृषि, हस्तशिल्प, धातु उद्योग और वस्त्र निर्माण बड़े पैमाने पर विकसित हुए। कपास की खेती और उससे वस्त्र निर्माण भारत की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक थी। सिंधु सभ्यता से मिले सूती वस्त्रों के प्रमाण यह दिखाते हैं कि यहाँ धागा काटने, रंगाई और बुनाई की तकनीक बहुत प्राचीन थी। बाद के काल में बंगाल की महीन मलमल, जिसे वोवन एयर कहा गया, दक्षिण भारत के सूती वस्त्र, काशी और तक्षशिला के रेशमी कपड़े तथा गुजरात और राजस्थान के रंगीन छपे हुए वस्त्र पश्चिम एशिया, मिस्र और रोमन साम्राज्य तक निर्यात होते थे। रोमन इतिहासकार प्लिनी ने शिकायत की थी कि भारतीय वस्त्र और विलासिता की वस्तुएं खरीदने में रोम का सोना बह रहा है, जो इस व्यापार के पैमाने को दर्शाता है। धातु उद्योग भी अत्यंत उन्नत था। भारतीय कारीगर उच्च गुणवत्ता का इस्पात बनाते थे, जिसे आधुनिक शोध वुड्स स्टील के रूप में पहचानते हैं, और इससे बनी धारदार तलवारें मध्य पूर्व में अत्यंत प्रसिद्ध थीं। तांबा, कांसा, सोना और चांदी से आभूषण, मूर्तियां और उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती थीं, जिनकी मांग दूर देशों में भी थी। कीमती पत्थर जैसे नीलम, माणिक, हीरे और मोती भारत से निर्यात होते थे, और दक्कन तथा दक्षिण भारत के खनिज संसाधन इस उद्योग को समर्थन देते थे। शंख, हाथीदांत, लकड़ी की नक्काशी, मिट्टी के बर्तन और पत्थर के शिल्प भी स्थानीय और विदेशी बाजारों में बिकते थे। यह उत्पादन छोटे छोटे बिखरे प्रयासों का परिणाम नहीं था,
बल्कि संगठित कारीगर समुदायों और श्रेणियों द्वारा संचालित एक संरचित औद्योगिक व्यवस्था थी, जहां गुणवत्ता मानक, कौशल प्रशिक्षण और व्यापारिक अनुबंध जैसी व्यवस्थाएं मौजूद थीं। कृषि उत्पादन इस पूरी प्रणाली की रीढ़ था। नदियों के किनारे बसे क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों से धान, गेहूं, जौ, गन्ना, तिलहन और मसालों की भरपूर खेती होती थी, जिससे घरेलू खपत के साथ निर्यात भी संभव हुआ। मसाले जैसे काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और हल्दी केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि औषधीय और संरक्षक गुणों के कारण भी मूल्यवान थे। इस प्रकार प्राचीन भारत का उत्पादन तंत्र प्राकृतिक संसाधनों, मानवीय कौशल, क्षेत्रीय विशेषज्ञता और संगठित आर्थिक ढांचे के मेल से बना था, जिसने उसे विश्व व्यापार में स्थायी और प्रभावशाली स्थान दिलाया। प्राचीन भारत की आर्थिक व्यवस्था न केवल उत्पादन और व्यापार तक सीमित थी, बल्कि इसके पीछे एक अत्यंत जटिल, संगठित और व्यापक वित्तीय तंत्र कार्यरत था, जिसने इसे बिना आधुनिक बैंकिंग, नोट और डिजिटल लेनदेन के भी विश्व व्यापार में स्थायी रूप से प्रभावशाली बनाया। प्रारंभिक काल में जब मुद्रा का व्यापक उपयोग नहीं था, तब वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम का प्रचलन था, जिसमें अनाज, पशुधन, मसाले, कपड़ा, तांबा, चांदी, सोने के टुकड़े, मिट्टी और लकड़ी जैसी वस्तुएं लेनदेन का माध्यम थीं। इस प्रणाली में प्रत्येक वस्तु का मूल्य स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर तय होता था और व्यापारिक समुदायों के बीच भरोसा और अनुबंध का महत्व अत्यंत उच्च था। जैसे जैसे व्यापार अंतर्राज्यीय और अंतरक्षेत्रीय रूप में विकसित हुआ, वस्तु विनिमय की सीमाएं स्पष्ट हो गईं, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्रों में लेनदेन करना और मूल्य निर्धारण करना कठिन हो गया था। यही आवश्यकता धातु आधारित मुद्रा के विकास की प्रेरणा बनी। इस प्रक्रिया में प्रारंभिक रूप से चांदी, तांबा, कभी-कभी सोने के टुकड़े और मानकीकृत पंचचिह्नित सिक्के, पंचमार्क्ड कॉइन्स का प्रचलन हुआ। पंचचिह्नित सिक्कों पर विभिन्न प्रतीक अंकित होते थे, जैसे सूर्य, हाथी, शंख या अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक, जो न केवल मुद्रा की पहचान सुनिश्चित करते थे बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी उन्हें मान्यता देते थे। इन सिक्कों का वजन और धातु की शुद्धता नियंत्रित होती थी, जिससे व्यापारी और सामान्य जनता दोनों में व्यापार पर विश्वास पैदा होता था। महाजनपद काल में यह व्यवस्था अत्यंत व्यापक रूप से विकसित हुई, जिससे लंबी दूरी के व्यापार, जैसे भारत से मध्य एशिया या रोमन साम्राज्य तक माल भेजना, संभव हो सका। मौर्य काल में इस प्रणाली को और अधिक अनुशासित और राज्य नियंत्रित रूप दिया गया। राज्य ने सिक्कों का निर्माण, धातु की शुद्धता, वजन और प्रतीक सभी पर नियंत्रण रखा, जिससे आर्थिक स्थिरता और भरोसा बढ़ा। इसके बाद कुषाण, सातवाहन और गुप्त काल में विभिन्न राज्यों ने अपने सिक्के जारी किए, जिन पर शासक की आकृति, धार्मिक प्रतीक और व्यापारिक चिन्ह अंकित थे। ये केवल मुद्रा नहीं थे, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान का माध्यम भी थे। व्यापारिक समुदायों, साहूकारों और श्रेणियों गिल्ड्स ने मुद्रा के प्रचलन के साथ साथ उधार, निवेश और व्यापार जोखिम साझा करने की व्यवस्थाएं विकसित कीं। कई अभिलेखों और शिलालेखों से यह भी प्रमाणित होता है कि मंदिर और धार्मिक संस्थान कभी-कभी धन जमा रखने, दान प्रबंधन, ऋण वितरण और वाणिज्यिक समझौतों के लिए वित्तीय संस्थानों जैसी भूमिका निभाते थे। इन आर्थिक संस्थाओं ने बड़े व्यापारिक नेटवर्क और निवेश योजनाओं का समर्थन किया, जिससे विशाल जहाजों का निर्माण, लंबी समुद्री यात्राओं का खर्च और दूरस्थ क्षेत्रों तक व्यापार संभव हुआ। व्यापारियों ने केवल मुद्रा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि ऋण, ब्याज और अनुबंधों जैसी अवधारणाओं को लागू करके वित्तीय लेनदेन में एक पेशेवर, स्थिर और संरचित प्रणाली स्थापित की। प्राचीन भारत की यह व्यवस्था दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था केवल वस्तुओं के आदान प्रदान या धातु आधारित मुद्रा तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह विश्वास, नेटवर्क, संगठित श्रेणियां, संस्थागत नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन का मिश्रण थी, जिसने भारत को एक शक्तिशाली आर्थिक महाशक्ति और विश्व व्यापारी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया।
इसके परिणामस्वरूप भारत न केवल स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में सक्षम था, बल्कि उसने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी स्थायी और दूरगामी प्रभाव डाला, और उसके व्यापारिक, वित्तीय और उत्पादन तंत्र आधुनिक अर्थशास्त्रियों के लिए आज भी अध्ययन और प्रेरणा का विषय हैं। इस प्रकार प्राचीन भारत की मुद्रा से पहले की आर्थिक प्रणाली विश्व इतिहास में एक अद्वितीय उदाहरण है, जिसमें वस्तु विनिमय, धातु आधारित मुद्रा, व्यापारिक गिल्ड्स, संस्थागत विश्वास, उधार और निवेश जैसी अवधारणाओं का समग्र प्रयोग दिखाई देता है, जिसने भारत को हजारों साल पहले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र बना दिया था। प्राचीन भारत के व्यापार का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक, धार्मिक और ज्ञान के प्रसार का भी एक अत्यंत शक्तिशाली माध्यम था, जिसने पूरे एशिया और उससे आगे के क्षेत्रों में भारतीय सभ्यता के अविश्वसनीय प्रभाव को स्थापित किया। जब भारतीय व्यापारी और कारीगर समुद्री और स्थलीय मार्गों के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, फारस, अरब, रोम और मध्य एशिया तक पहुंचे, तो वे अपने साथ केवल मसाले, कपड़ा, धातु और वस्त्र ही नहीं ले गए, बल्कि भारतीय भाषा, लेखन पद्धति, स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, दर्शन और जीवन शैली के तत्व भी वहां पहुंचे। उदाहरण के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के कई प्राचीन राज्य जैसे कि खमेर साम्राज्य, जावा, बाली और थाईलैंड में भारतीय शिलालेख, संस्कृत नाम, मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला शैली के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि भारतीय प्रभाव वहां की संस्कृति में गहराई तक समाहित हो गया था। समुद्री व्यापार मार्गों और बंदरगाह नेटवर्क के माध्यम से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के तत्वों का प्रसार हुआ। बौद्ध मठ और हिंदू मंदिरों की स्थापत्य शैली और प्रतीक चिन्हों में भारतीय तकनीक और धार्मिक विचारों का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं जैसे मसाले, रेशमी कपड़े, कांच, धातु उत्पाद और आभूषण केवल भौतिक लेनदेन का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि उनके साथ ज्ञान और तकनीकी कौशल भी यात्रा करते थे। उदाहरण के लिए भारतीय मसाले और औषधीय जड़ी बूटियां न केवल स्वाद और स्वास्थ्य के लिए मूल्यवान थीं, बल्कि इनके उत्पादन, संग्रहण और पैकिंग की तकनीक भी अन्य देशों के लिए प्रेरणादायक थी। व्यापार के साथ साथ गणित, खगोल, वास्तुकला, चिकित्सा, आयुर्वेद और ज्योतिष के ज्ञान का प्रसार हुआ, जिसने दूरस्थ देशों में विज्ञान और शिक्षा के विकास में योगदान दिया। भारतीय गणितज्ञों और खगोलविदों द्वारा विकसित तकनीकें जैसे दशमलव प्रणाली, शून्य का उपयोग और ग्रहों के गति का अध्ययन मध्य एशिया और अरब देशों में पहुंचे और वहां की खगोलशास्त्र और गणित पर गहरा प्रभाव डाला। इसके अलावा भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक विचारधाराएं भी वैश्विक रूप से फैलती गईं। दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध और हिंदू मठों और मंदिरों में पाए जाने वाले शिलालेख और मूर्तियां भारतीय देवताओं, कथाओं और प्रतीकों का जीवंत प्रमाण हैं। समुद्री व्यापार और बंदरगाह नेटवर्क ने समुद्री यात्रा को सरल बनाया, जिससे व्यापारी न केवल माल ले जाते थे बल्कि साहित्य, धर्म और कला के तत्व भी लेकर जाते थे, और इसके परिणामस्वरूप स्थानीय संस्कृतियां भारतीय विचारधारा से प्रभावित हुईं। रोम और फारस के व्यापारिक अभिलेखों में भारतीय वस्तुओं और तकनीकों का उल्लेख मिलता है, जैसे रेशम, मसाले, मोती, हाथी दांत, लकड़ी के उत्पाद और धातु शिल्प, जो यह साबित करते हैं कि भारतीय व्यापारिक प्रभाव यूरोप तक भी पहुंचा था। इस प्रकार प्राचीन भारतीय व्यापार ने केवल आर्थिक शक्ति ही नहीं स्थापित की, बल्कि यह एक वैश्विक सांस्कृतिक पुल के रूप में कार्य करता रहा, जिसने ज्ञान, कला, विज्ञान और धार्मिक विचारों का प्रसार संभव किया। व्यापार के साथ संस्कृति का यह प्रसार भारत को वैश्विक प्रभावशाली राष्ट्र बनाता है, और यह दर्शाता है कि आर्थिक गतिविधियां केवल धन अर्जित करने तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनके माध्यम से सामाजिक संरचना, शिक्षा, विज्ञान और कला भी वैश्विक स्तर पर फैल रही थीं। इस तरह प्राचीन भारतीय व्यापार और उत्पादन तंत्र ने दुनिया भर में आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव रखी, जिससे भारत सदियों पहले ही न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ, और उसका प्रभाव आज भी विभिन्न देशों में दृष्टिगोचर है, जहां प्राचीन भारतीय शिलालेख,
स्थापत्य, मसाले और वस्त्र उनके इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन चुके हैं।